गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, 12th क्लास स्टूडेंट्स। अब घर बैठे पढ़ाई होगी फ़ोन पर, जब आईटी एक्सपर्ट वंश कैमरामैन यश के साथ होंगे आपके मिस्टर लाइव। केमिस्ट्री क्लासेस में, एल्डिहाइड कीटोन्स में, बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और यो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपका पुनः एक बार स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स और आज बारी है इसी कॉन्सेप्ट को कंक्लूड करने की और आगे बढ़ाने की। आज का टॉपिक है हमारा दैट इज प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। किस प्रकार हम एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स बना सकते हैं। अभी तक आपको हमने पढ़ाया है कि किस तरीके से जनरली एलिफेटिक एल्डिहाइड और कीटोन्स को बनाया जा सकता है, अर्थात ओपन चेन एल्डिहाइड और कीटोन्स को कैसे बनाया जा सकता है, जिसमें मुख्य तौर पर हमने आपको बताया कि एल्डिहाइड और कीटोन्स अगर बनाना है तो सबसे पहले हम एल्कोहल के ऑक्सीडेशन से बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन्स की अर्थात एल्कीन और एल्काइन की ओजोनोलिसिस या हाइड्रेशन से बना सकते हैं, और तीसरा हमने आपको बताया कि कार्बोक्सिलिक एसिड को पहले उसके डेरिवेटिव अर्थात एसिड क्लोराइड, कैल्शियम सॉल्ट या एसिड साइनाइड में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद उसका हम रिडक्शन के माध्यम से या सेलेक्टिव एजेंट्स के माध्यम से हम एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, उन्हीं मेथड से आप एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हैं। ये हमारी आज की पहली लाइन है। उन्हीं मेथड से याद रहे आप एल्डिहाइड और कीटोन भी बना सकते हैं। एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को भी बनाया जा सकता है। एक एग्जाम्पल के तौर पे शुरुआत करते हैं। मान लो आपके पास टॉल्वीन है अर्थात मिथाइल बेंजीन है, और मिथाइल बेंजीन से आपको एरोमेटिक एल्डिहाइड या कीटोन अगर आपको बनाना है तो आप सबसे पहले उसका ऑक्सीडेशन करें KMnO4 से। आपने ऑक्सीडेशन कर दिया तो जो ये कार्बन होता है या ऊपर जो भी एलिफेटिक चेन होती है वो कन्वर्ट हो जाती है बेंजोइक एसिड में। एक बार आपने बेंजोइक एसिड बना लिया, फिर आपके पास ऑप्शन होते हैं कि बेंजोइक एसिड से आप उसका कोई डेरिवेटिव बनाएं, आप बेंजोइल क्लोराइड बनाएं, आप बेंजीन साइनाइड बनाएं, या फिर आप कैल्शियम सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड बनाएं, और बस उसके बाद आप जानते हैं कैसे एल्डिहाइड और कीटोन बनाना है। एक एग्जाम्पल के तौर पे अब आप यहाँ से OH हटाएं, आपने डाला SOCl2, आपने डाला PCl5, अब SOCl2 डाल के आपने बेंजोइल क्लोराइड बना लिया। बेंजोइल क्लोराइड बनाने के बाद आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप रोजनमूड से रिडक्शन कराते हैं तो आप वहाँ से एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, और अगर आप डाई अल्काइल कैडमियम का इस्तेमाल करते हैं तब आप बड़े आसानी से एरोमेटिक कीटोन, सिंपलेस्ट कीटोन, और इसको कहा जाता है एसीटोफिनोन, इसको एसीटोफिनोन के नाम से पहचाना जा सकता है और आप इसको आसानी से बना सकते हैं। राइट, एसीटोफिनोन भी बना सकते हैं, बेंजोफिनोन भी बना सकते हैं। एरोमेटिक कीटोन्स में इन दोनों कीटोन का आपको हर पल स्ट्रक्चर लर्न होना चाहिए। हमने कहा दिस इज एसिटाइल ग्रुप है ये ऊपर, और बेंजीन के ऊपर CO है, कॉमन नेम है एसीटोफिनोन। इसी प्रकार आप याद रखेंगे, अगर CO के दोनों तरफ फिनाइल ग्रुप लगा दिया जाए, या आप जनरली इस तरीके से भी कह सकते हैं, एक बेंजीन इधर और बीच में CO ग्रुप अगर लगा दिया जाए तो एरोमेटिक कीटोन में बनता है इंपोर्टेंट कीटोन जिसे बेंजोफिनोन के नाम से पहचाना जाता है। तो आप इन दोनों एरोमेटिक कीटोन्स का स्ट्रक्चर हल पर लर्न करेंगे। आज प्यारे बच्चों हम जानने की कोशिश करेंगे बाकी कौन से स्पेशलाइज्ड मेथड हैं जिनसे एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड, एरोमेटिक कीटोन अर्थात एसीटोफिनोन या बेंजोफिनोन जैसे एरोमेटिक कॉमनली नोन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन को बनाया जा सकता है। शुरुआत करते हैं पहली रिएक्शन है आपकी फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन से आप बड़े आसानी से एरोमेटिक कीटोन बना सकते हैं। एरोमेटिक कीटोन आप आसानी से बना सकते हैं। इसका मतलब अगर आपको कभी भी एसीटोफिनोन बनाना हो, इसको एसीटोफिनोन कहते हैं, या आपको अगर बेंजोफिनोन बनाना हो तो आपके पास सबसे पहले और टॉप प्रायोरिटी रिएक्शन है, जिस रिएक्शन को हम फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन कहते हैं। कैसे होती है फ्रीडल-क्राफ्ट्स रिएक्शन, ये आपको पिछले कुछ चैप्टर्स में भी पढ़ाया जा चुका है। हेलोएल्केन्स, हेलोएरिन्स
और 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया जा चुका है। देखिए बच्चों, यहां पर आपने बेंजीन लेना है, बेंजीन पे आपने एसाइल क्लोराइड डालना है और फ्रीडल क्राफ्ट्स का रिएजेंट होता है एनहाइड्रस AlCl3 या FeCl3। कॉमनली हम जो लेते हैं वो AlCl3 लेते हैं। अब यहां से एक H निकल जाएगा, यहां से एक Cl निकल जाएगा और बचेगा आपके पास CO, वो यहां आके अटैच हो जाएगा। इस प्रकार यहां से आप देखेंगे ये रहा CO, इससे जुड़ा हुआ है R और यहां पर लग गया बेंजीन। बस बन गया एरोमेटिक कीटोन, बन गए एरोमेटिक कीटोन। तो आपने बेंजीन लेना है, एसाइल क्लोराइड लेना है और एनहाइड्रस AlCl3 लेना है और बड़े प्यार से आप एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन बना सकते हो, सॉरी एरोमेटिक कीटोन बना सकते हो। एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आप यहां पर R को अगर आप CH3 ले लेते हैं, सी फॉर एग्जाम्पल R आपने लिया CH3, तो ये है एसिटाइल क्लोराइड और रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन। रिएक्शन कहलाएगी फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन। अब आप डालने वाले हैं एनहाइड्रस AlCl3। आपने यहां पर एनहाइड्रस AlCl3 डाला और जैसे ही आपने AlCl3 डाला, यहां से H, यहां से Cl, ये निकल गया, ये CO आपका यहां आके अटैच हो जाएगा और आपके पास बनेगा CO एंड दिस इज CH3 और बन गया आपके पास एसिटोफिनोन प्लस HCl बाहर, बन गया आपके पास एसिटोफिनोन। तो यहां पर सबसे प्यारे बच्चे आप ध्यान रखेंगे, एरोमेटिक कीटोन्स बनाने के लिए सिंपलेस्ट रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट्स एसिटाइलेशन या एसाइलेशन या बेंजोइलेशन। याद रखेंगे, अगर आप R यहां पर CH3 लेते हैं तो एसिटोफिनोन बनता है, और याद रखें अगर आप R इस केस में C6H5 ले लेते हैं, C6H5 लेते हैं तो आपका बनेगा बेंजोफिनोन, बन जाएगा आसानी से बेंजोफिनोन। इस प्रकार आप बड़े प्यार से, बड़े आसानी से, बड़े सरल तरीके से आप बना सकते हैं एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन। इट इज अ रिएक्शन ऑफ बेंजीन विद एसाइल क्लोराइड या बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3। HCl यहां से निकल जाएगा, एसाइल ग्रुप आके ऊपर लग जाएगा और बड़े आसानी से बन गए आपके एरोमेटिक कीटोन्स। तो एरोमेटिक कीटोन्स को बनाने के लिए सिंपलेस्ट रिएक्शन है, आसान रिएक्शन है। एक बार लिखोगे, पहले भी कई बार प्रैक्टिस कर चुके हो और आसानी से आप एरोमेटिक कीटोन्स आसानी से बना सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और नेक्स्ट रिएक्शन है आपके लिए हाउ वी विल प्रिपेयर एरोमेटिक एल्डिहाइड। अर्थात अब हम वो रिएक्शन सीखने वाले हैं जहां पर हम एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंज एल्डिहाइड कैसे बनाया जाता है। प्यारे बच्चों, एरोमेटिक एल्डिहाइड अर्थात बेंज एल्डिहाइड किस प्रकार बनाते हैं, आइए इसको सीखते हैं। रिएक्शन का नाम है गेटरमैन्स-कोच रिएक्शन। गेटरमैन्स-कोच रिएक्शन। गेटरमैन्स-कोच रिएक्शन में क्या होता है, हम कन्वर्ट करते हैं बेंजीन को बेंज एल्डिहाइड में। इसका मतलब आपके पास बेंजीन है और बेंजीन को हमने कन्वर्ट करना है बेंज एल्डिहाइड में। यहां पर इसको कन्वर्ट करना है बेंज एल्डिहाइड में, राइट। रिएजेंट हम जो यहां पर डालते हैं, रिएजेंट डालते हैं CO प्लस HCl। रिएजेंट डाला जाता है CO प्लस HCl, डाल के हीट करते हैं, बाहर हो जाता है HCl, बाहर HCl हो जाता है और आपके पास बेंज एल्डिहाइड बनता है। किस प्रकार ये रिएक्शन होती है, इसे जानने की और इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं। देखिए बेटे, सबसे पहले CO और HCl आपस में कंडेंस होते हैं। कंडेंस होने के बाद बनता है दैट इज CO
CHO और Cl, ये बनता है, CHO और Cl बनता है। अब मैं इसकी जगह लिख सकता हूं CHO और Cl। अब होता है क्या, यहां से आपका एक H निकलता है, यहां से आपका ये Cl निकलता है, और जो ये CHO होता है ये ऊपर आके बैठ जाता है। तो इस प्रकार यहां से HCl निकल गया और आपके पास आसानी से बन गया बेंज एल्डिहाइड, आसानी से बन गया बेंज एल्डिहाइड। रिएक्शन को गेटरमैन-स्कोच रिएक्शन के नाम से पहचाना जाता है। वन ऑफ द पॉपुलर रिएक्शन ये होती है। लिख के आप इसकी बड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने वाले हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आती है आपकी, अगर कभी भी बेंजीन बनाना हो तो नेक्स्ट रिएक्शन आपकी आती है, एंड द रिएक्शन इज द प्रिपरेशन फ्रॉम टॉल्यूइन्स एंड द रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड्स रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन है इटार्ड्स रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, हमारे पास टॉल्यूइन होता है, हमारे पास टॉल्यूइन होता है और टॉल्यूइन पे मिथाइल बेंजीन होता है, और हम मिथाइल बेंजीन को बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। कैसे कन्वर्ट करते हैं, यहां पर हम रिएजेंट डालते हैं CrO2Cl2, CrO2Cl2, 2 मोल इसके लिए जाते हैं, 2 मोल इसके लिए जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CH2, इन द प्रेजेंस ऑफ CH2। अब होगा क्या, यहां से ये क्रोमाइल क्लोराइड है और क्रोमाइल क्लोराइड टॉल्यूइन के ऊपर ऐड होता है। किस प्रकार ऐड होता है, CH, यहां पर CrO2Cl2, O, CrO, OCr, Cl2, O, OCr, Cl2 और O। सिंपल, यहां पर 2 हाइड्रोजन हटे, यहां से 2 हाइड्रोजन हटते हैं और ये मॉलिक्यूल एज इट इज ऊपर आके ऐड होता है। इट इज नथिंग CrO2Cl2। दोनों मॉलिक्यूल सिंपली आके बेंजीन के ऊपर जो CH होता है इस पे ऐड होते हैं। अब यहां से जो 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, 2 हाइड्रोजन निकलते हैं, वो दोनों हाइड्रोजन यहीं पर ऐड हो जाते हैं, यहीं पर ऐड हो जाते हैं। ये जो एडिशन प्रोडक्ट होता है ये एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है और इसे ब्राउन कॉम्प्लेक्स के नाम से पहचाना जाता है। ये जो प्रोडक्ट बनता है, ये जो इसका एडिशन प्रोडक्ट होता है, ये ब्राउन कलर का सॉल्यूशन होता है और इसे हम ब्राउन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी पहचानते हैं। इसका मतलब इटार्ट रिएक्शन में जैसे ही आप टॉल्यूइन लेंगे और आप क्रोमाइल क्लोराइड उस पर डालेंगे इन CH2, राइट, एक ब्राउन कलर का सॉल्यूशन या ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स आपका बनेगा। अब इसकी करा दी जाएगी हाइड्रोलाइसिस। जैसे ही इसकी एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करेंगे, यहां से आपका बनेगा CH, ऊपर आ जाएगा OH और यहां पर भी आ जाएगा OH, और बाकी ये पूरा मॉलिक्यूल यहां से बाहर हो जाएगा। पूरा मॉलिक्यूल, ये और ये पूरा मॉलिक्यूल यहां से बाहर, इधर H, इधर OH, OH इसके साथ कंडेंस होगा और बाहर हो जाएगा। यहां पर H, यहां पर OH, ये इसके साथ कंडेंस होगा और बाहर हो जाएगा। अब एक ही कार्बन पे 2 बड़े ग्रुप्स लग गए, एक ही छोटे एटम पे 2 बड़े ग्रुप्स लग गए, 2 OH लग गए। एक कार्बन पर 2 OH कभी स्टेबल नहीं होते, 2 बड़े ग्रुप्स हैं। यहां से H2O बाहर हो जाएगा, यहां से H2O निकल जाएगा और H2O निकलने के बाद बनेगा दैट इज CHO, बनेगा CHO। इस प्रकार आप आसानी से बना सकते हैं, आसानी से बना सकते हैं बेंज एल्डिहाइड। सो इटार्ड रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन होती है। पहले क्रोमाइल क्लोराइड का टॉल्यूइन के ऊपर एडिशन होता है, ब्राउन कलर का कॉम्प्लेक्स बनता है, फिर उस कॉम्प्लेक्स की हाइड्रोलाइसिस होती है, उसके बाद बेंजल यहां पर डायऑल बनता है, डायऑल बनता है। एक ही कार्बन पे 2 OH स्टेबल, 2 OH प्रेजेंट हो जाते हैं,
अनस्टेबल होते हैं, एक छोटा एटम दो बड़े ग्रुप्स को हैंडल नहीं कर सकता, मॉलिक्यूल में क्लीवेज होता है, डिसोसिएशन होता है और यहां से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस प्रकार एरोमेटिक एल्डिहाइड्स और कीटोन्स की प्रिपरेशन में, एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में आपने देखा, अगर एरोमेटिक कीटोन्स बनाने हो तो सिंपल आप फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कराएं, और अगर एरोमेटिक एल्डिहाइड बनाना हो तो आप या तो गेटरमैन स्कोच रिएक्शन, जहां पर बेंजीन से बेंजल्डिहाइड बनाया जाता है, या फिर आप इटार्ड्स रिएक्शन कराएं जहां टॉलिन है आपके पास और टॉलिन से बेंज एल्डिहाइड बनाया जाता है। तो आप स्टार्टिंग का रिएक्टेंट आप याद रखें, फाइनल प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल आप याद रखें और आसानी से एक दो बार आप लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से लर्न हो जाएगी। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, फटाफट आप इसे नोट कर सकते हैं और चलते हैं बेंजीन की नेक्स्ट प्रिपरेशन की तरफ। बेंजीन की नेक्स्ट प्रिपरेशन होती है, नेक्स्ट प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन इज दैट इज वंस अगेन वी हैव अनदर मेथड, एंड अनदर मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग बेंज एल्डिहाइड इज फ्रॉम टॉल्यूइन। टॉल्यूइन से हमारे पास एक और मेथड आता है बाय द ऑक्सीडेशन विद क्रोमियम ट्राइऑक्साइड। यहां पर बच्चों हम लेते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस एंड दिस इज O, और ऑक्सीडेशन कराते हैं क्रोमियम ट्राइऑक्साइड की प्रेजेंस में। रिएक्शन बिल्कुल ऐसे होगी जैसे आपकी इटार्ड्स रिएक्शन हुई है। होगा क्या, सबसे पहले CH से 2 हाइड्रोजन हटेंगे, 2 हाइड्रोजन हटने के बाद यहां से क्रोमिक एनहाइड्राइड डिसोशिएट होगा, OCOCH3 ऊपर लग जाएगा, एक मिथाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप ऊपर और एक मिथाइल कार्बोक्सिलेट ग्रुप नीचे, ऐसे। यहां से क्रोमियम, ये आपका एसिटिक एनहाइड्राइड डिसोशिएट होगा, यहां से 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और आपके पास एक डाई एसीटेट ग्रुप आपके पास बनेगा। अब जैसे यहां पर एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, उसके बाद हम उसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं। यहां पर भी हम हाइड्रोलिसिस करेंगे एसिडिक मीडियम में। जैसे ही आप हाइड्रोलिसिस करोगे, एक तरफ H एक तरफ OH, एक तरफ H और एक तरफ OH, यहां से 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के निकल जाएंगे, CH3COOH, एसिटिक एसिड CH3COOH, CH3COOH, तो 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के निकल जाएंगे। CH के ऊपर एक OH यहां लगेगा, एक OH नीचे लगेगा, बन गया यहां से एक OH इस कार्बन पे यहां और एक यहां। अब आप जरा ध्यान से देखिए, यहां पर एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप आ गए, एक छोटे एटम पर 2 बड़े ग्रुप्स आ गए। सो यहां से होगा मॉलिक्यूल में क्लीवेज, H2O निकल जाएगा और H2O निकलने के बाद बनेगा दैट इज CHO, यानी कि बेंज एल्डिहाइड आपका बनके तैयार हो गया। इस प्रकार ज्यादा रिएक्शन नहीं है, गिनी चुनी सी लिमिटेड 4 रिएक्शन है और चारों रिएक्शन एरोमेटिक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए हैं। कंप्लीट द फॉलोइंग में कई बार आपसे पूछ ली जाती हैं, ध्यान रखेंगे, स्पेसिफिक रहेंगे, कीन रहेंगे। केवल इन 4 रिएक्शन की आपको प्रैक्टिस करनी है, बाकी रिएक्शन तो हमने एक पूरी सीक्वेंस में आपको लर्न करा दी है। यहां पर आकर प्यारे बच्चों, आपका जो प्रिपरेशन वाला पार्ट होता है वो प्रिपरेशन वाला पार्ट आके खत्म हो जाता है। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स एंड प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, यहां पर आकर ये वाला पूरा पार्ट आपका कंक्लूड हो जाता है, पूरा पार्ट फिनिश ऑफ हो जाता है। अब हम चलते हैं द इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, and that is basically the chemical properties of aldehydes and ketones. Chemical properties की तरफ अब हम आगे बढ़ेंगे। So our next heading, important heading, chemical properties. मेरे प्यारे बच्चों, जहां तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं
जहां तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, देखिए कोई भी ऑर्गेनिक का चैप्टर होता है वो मुख्य तौर पर हम दो पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिक के चैप्टर को दो मुख्य पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहले हम जो चैप्टर का नाम होता है उसको कैसे बनाया जाता है, कितने तरीके से उस कंपाउंड को बना सकते हैं, पहले पार्ट में हम ये सीखते हैं, जिसे हम प्रिपरेशन कहते हैं। दूसरा पार्ट होता है उसका केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उस ऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या क्या बनाया जा सकता है। तो आइए अब हम चलते हैं उस वाले पार्ट की तरफ कि अब एल्डिहाइड और कीटोन से हम जनरली क्या क्या बना सकते हैं, इसको जानने की, इसको पहचानने की और इसको सीखने का प्रयास करते हैं। ऑल राइट, सो वी आर स्टैंडिंग पार्ट 2 एल्डिहाइड एंड कीटोन्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड दैट इज केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। सो यहां पर बच्चों जहां तक हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, अगर हम एल्डिहाइड की बात करें, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, और अगर हम कीटोन्स की बात करें, ये हमारे पास कीटोन है। सबसे पहले, क्योंकि चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, क्योंकि दोनों में फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप, दोनों के अंदर फंक्शनल ग्रुप होता है कार्बोनिल ग्रुप। CO ग्रुप को हम कार्बोनिल ग्रुप कहते हैं। अब क्योंकि चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप होता है, सिंस दे पोजेस सेम फंक्शनल ग्रुप, सेम फंक्शनल ग्रुप, therefore they shows similar kind of reactions, they shows similar kind of reactions, similar kind of reactions। सो सबसे पहली लाइन हम केमिकल प्रॉपर्टीज में जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, क्योंकि इनके अंदर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है, दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। तो कार्बोनिल ग्रुप क्योंकि सेम फंक्शनल ग्रुप दोनों के अंदर प्रेजेंट है, तो चाहे एल्डिहाइड्स हैं चाहे कीटोन्स हैं, बोथ शोज सिमिलर काइंड ऑफ रिएक्शंस, दोनों की लगभग एक ही तरह की रिएक्शन होती है। तो इसका मतलब अगर एल्डिहाइड और कीटोन्स की अगर हमें रिएक्शन जाननी है तो हम एक काम करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप को स्टडी आउट करते हैं पहले। तो चलिए बच्चों सीखेंगे क्या कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कैसा इसका स्ट्रक्चर होता है और किस तरह के ग्रुप्स को ये आमंत्रित करेगा अपने ऊपर अटैक करने के लिए। राइट, तो हमारा हेडिंग यहां से आता है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो भी बातें आपको बताई जाती हैं उन बातों का अनुसरण करना है, ध्यान से सुनना है, समझना है, एक एक पॉइंट क्या फेयर नोट्स बनाना है, लिख लिख के देखना है। ऑल राइट ऑल ऑफ यू, सबसे पहले उन बच्चों को बहुत बहुत बधाइयाँ मेरी तरफ से जो एल्डिहाइड और कीटोन्स में मैं देखता हूँ कि जैसे ही हमने पढ़ाना शुरू किया, जो जो क्वेश्चंस हम बीच में देते हैं, जैसे शिवम तोमर हैं, शिखा चौधरी हैं, रिया पवार हैं, कार्तिक तोमर, ये सारे वो बच्चे हैं जो साथ के साथ अपना वर्क पूरा करते हैं और हमें व्हाट्सएप भेजते हैं। ऑल राइट, कीप इट अप ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, हेडिंग है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। एल्डिहाइड और कीटोन्स की रिएक्शन समझने के लिए कार्बोनिल ग्रुप को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि दोनों के अंदर कार्बोनिल ग्रुप ही एज अ फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो चलिए सीखते हैं कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, कैसा उसका स्ट्रक्चर होता है। प्यारे बच्चों, जहां तक हम कार्बोनिल ग्रुप की बात करते हैं, ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ऐसे। अब चाहे एल्डिहाइड है चाहे कीटोन है, सबसे पहला पॉइंट कि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, इट इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड।
और आप जानते हैं जो मॉलिक्यूल्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनकी शेप ट्रायंगुलर प्लेनर होती है। लेकिन कार्बोनिल ग्रुप में एक विशेषता होती है, और वो विशेषता क्या है कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक पाई बॉन्ड होता है, पाई बॉन्ड होता है। देयर इज प्रेजेंट अ पाई बॉन्ड, अ पाई बॉन्ड इज प्रेजेंट। और आप जानते हैं पाई बॉन्ड जनरली इस तरीके से, ये इस तरीके से होता है। पाई बॉन्ड जनरली जो बनता है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है। पाई बॉन्ड जो बनता है वो ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, कुछ इस प्रकार, कुछ ऐसे बनता है। ये एक ऑर्बिटल रहा, ये एक ऑर्बिटल रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहा, एक इलेक्ट्रॉन इसमें रहा। ये ऑर्बिटल इससे साइडवेज ओवरलैप करता है, ये लोब इससे ओवरलैप करता है, ये इससे ओवरलैप करता है। तो जनरली ये होना चाहिए कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है ये आधा तो होता है ऊपर और आधा होता है सिग्मा बॉन्ड के नीचे। ये कुछ स्थिति होनी चाहिए पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की, क्योंकि आधा लोब ऊपर से ओवरलैप करता है, आधा लोब नीचे से ओवरलैप करता है, तब जाके साइडवेज ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है। अब होना तो ये चाहिए, जरा ध्यान से सुनिएगा अब सर कहना क्या चाहते हैं। अब पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड बच्चों होना तो ऐसा चाहिए जितना कार्बन की तरफ उतना ही ऑक्सीजन की तरफ, लेकिन जनरली ऐसा होता नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं ऑक्सीजन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो वो पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यहां से क्या होता है, जो ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है, अब हम इसको रब करते हैं, होना ये चाहिए, लेकिन होता ये है ये पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ होता है और कम कार्बन की तरफ होता है। ऐसे ज्यादा ऑक्सीजन की तरफ और कार्बन की तरफ कम होता है, जिसकी वजह से इस पाई इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड के ऑक्सीजन की तरफ जाने से क्या होता है, इस ग्रुप के अंदर हल्का सा पोलराइजेशन आ जाता है। यहां पर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव, और कार्बोनिल के कार्बन पे आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। इसीलिए मैं दूसरा वर्ड लिखता हूं कि जो ये कार्बोनिल ग्रुप होता है ये एक पोलर ग्रुप होता है। पोलर क्यों होता है उसका रीजन है, पोलर इसलिए होता है क्योंकि ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड को हल्का सा अपनी तरफ शिफ्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कार्बोनिल के कार्बन पे तो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो आपने अभी तक दो बातें पढ़ी। पहला, जो कार्बोनिल ग्रुप होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं ये प्लेनर मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लैट मॉलिक्यूल होता है, बिल्कुल फ्लैट सीधा मॉलिक्यूल होता है, प्लेन में लाई करता है sp2 हाइब्रिडाइज होने की वजह से। और क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर्ड है, तो ऑक्सीजन की ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण पाई इलेक्ट्रॉन हल्का सा शिफ्ट हो जाता है, क्लाउड हल्का सा ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये ग्रुप बन जाता है पोलर। कैसा ग्रुप बन जाता है? पोलर। अब प्यारे बच्चों, क्योंकि ये ग्रुप बन गया पोलर और बन गया फ्लैट मॉलिक्यूल, अब क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पे आपने देखा, कार्बोनिल के कार्बन पे यहां पर, क्योंकि इस वाले कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, ये आपने देखा आ गया। क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब ये अट्रैक्ट करता है ऐसे स्पीसीज को जिन पर नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है। ऐसे स्पीसीज को
अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, या इस कार्बन पे ऐसे स्पीसी आके जुड़ते हैं जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करते हैं। और अगर कोई रिएजेंट, अगर कोई रिएक्टेंट, अगर कोई मॉलिक्यूल ऐसी स्पीसी को अट्रैक्ट करता है जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करते हैं, तो इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। इसे कहा जाता है न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल। तो यहां पर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल इजीली आके इस कार्बोनिल के कार्बन पर इजीली आके ऐड हो जाता है, इजीली आके ऐड हो जाता है। जैसे ही न्यूक्लियोफाइल इससे आके ऐड होगा, 4 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, एक न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बना लेगा, तो जो पाई बॉन्ड है वो टूट जाएगा, पाई बॉन्ड चला जाएगा ऑक्सीजन की तरफ और उस पर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब दे शोज कार्बोनिल ग्रुप शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, दे शोज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस। अब हम इस लाइन को अंडरलाइन करते हैं कि आपका जो कार्बोनिल ग्रुप शो करेगा वो रिएक्शन शो करेगा जिनको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कहा जाता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन आता है आपसे, कार्बोनिल ग्रुप न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों करते हैं? तो उसका आप कारण क्या बताओगे? क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल होता है। साथ के साथ इसे आप क्वेश्चन की फॉर्म में लिखेंगे, क्वेश्चन की फॉर्म में आपने लिखना है, और साथ के साथ इसका आंसर भी आप नोट करें कि कार्बोनिल ग्रुप किस तरह की रिएक्शन शो करता है। तो कार्बोनिल ग्रुप शो करता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो क्यों करता है? उसका रीजन है क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, इसीलिए ये इस पे आके न्यूक्लियोफाइल आसानी से ऐड हो जाता है। अब कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया क्यों? क्योंकि ये एक पोलर मॉलिक्यूल है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में शेयर्ड है, तो ऑक्सीजन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ये ऐसे ग्रुप को इनवाइट करता है, अट्रैक्ट करता है जो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करते हैं। और अगर कोई पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है तो उसको न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। या आप ये भी समझ सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल एक ऐसा रिएजेंट होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है या लोन पेयर होता है, ऐसे ग्रुप को न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है। तो कार्बोनिल के कार्बन पे सीधा सॉल्यूशन सिंस कार्बोनिल कार्बन, यही वर्ड आपने लिखना है, कार्बोनिल कार्बन possess positive charge, therefore it shows nucleophilic addition reaction, therefore it shows nucleophilic addition reaction। क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर कोई न्यूक्लियोफाइल ही आके ऐड हो सकता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करता है। तो हम ये कह सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन्स या ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है वो फ्रीक्वेंटली रिएक्शन शो करते हैं। और कौन सी रिएक्शन शो करते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्यों शो करते हैं? बार बार बोला, क्योंकि कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहां पर आके कोई न्यूक्लियोफाइल इजीली ऐड हो जाता है, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं। सेकेंड हेडिंग आता है, नाउ कमिंग टू द सेकेंड हेडिंग। सेकेंड हेडिंग है बच्चों, यहां पर कौन कौन से फैक्टर हैं,
जिन पर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन डिपेंड करता है। द फैक्टर्स ऑन विच न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन which can affect the nucleophilic addition reaction. Factors affecting नंबर 1, अब इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से एडिशन होता है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आता है। जो कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल आता है। तो हम ये कह सकते हैं more is the charge, faster will be the addition. या more is the positive charge, more will be the nucleophilic addition. तो पहला फैक्टर है that is charge on carbonyl carbon. Charge on carbonyl carbon. जब भी CO लिखूं आप समझ जाओ सर कार्बोनिल के कार्बन की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा more is the charge on carbonyl carbon, more will be the nucleophilic addition reaction. More will be nucleophilic addition reaction. ये सबसे पहला फैक्टर है। चलो तो देखते हैं, ये एल्डिहाइड है हमारे पास और ये कीटोन है हमारे पास, ये कीटोन है हमारे पास। अब जिसके कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उसमें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही आसान और उतनी ही जल्दी होगा। यहां पर कार्बोनिल के कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अब जिसके कार्बन पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उतना ही ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, या उतना ही फास्ट होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मेरे प्यारे बच्चों, ये R यहां कॉमन, ये R यहां कॉमन, दोनों में R कॉमन है। अगर डिफरेंस आएगा तो H की वजह से आएगा, H की वजह से आएगा। यहां H है और यहां एल्काइल ग्रुप है, यहां पर एल्काइल ग्रुप है। अब आपने 11th क्लास में पढ़ा है और हमने हेलो एल्केन्स में भी आपको बताया है कि प्लस आई इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा होता है मिथाइल का, मिथाइल से ज्यादा होता है इथाइल का, मिथाइल से ज्यादा होता है इथाइल का। रिलीजिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप्स होते हैं। हाइड्रोजन रिलीज करेगा इलेक्ट्रॉन कार्बोनिल के कार्बन पे, एल्काइल ग्रुप रिलीज करेगा कार्बोनिल के कार्बन पे। अब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। यहां पर एल्काइल ग्रुप रिलीज करेगा, पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। और हम जानते हैं रिलीजिंग इफेक्ट एल्काइल ग्रुप का हाइड्रोजन से ज्यादा होता है। इसका मतलब नोट करके ध्यान से बात समझिएगा। इसका रिलीजिंग इफेक्ट है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है, चार्ज को कम करता है। इसका रिलीजिंग इफेक्ट है, ये भी चार्ज को कम करता है। लेकिन क्योंकि एल्काइल ग्रुप का रिलीजिंग इफेक्ट हाइड्रोजन से ज्यादा होता है तो ये ज्यादा रिलीज करता है। ज्यादा रिलीज करता है तो कीटोन्स में चार्ज यहां पर कम होता है, लेस चार्ज होता है। और आप जानते हैं चार्ज ऑन कार्बोनिल कार्बन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यहां पर चार्ज कम होता है, कीटोन्स में कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज कम होता है क्योंकि रिलीजिंग इफेक्ट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, are more reactive than ketones, are more reactive than ketones। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, फटाफट अभी क्वेश्चन नोट करें। वाई आर सीधा क्वेश्चन लिख लें, वाई आर एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। तो एल्डिहाइड्स की न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति कीटोन से ज्यादा रिएक्टिविटी क्यों होती है? आंसर फटाफट लिखें,
क्योंकि कीटोन्स के कार्बोनिल के कार्बन पे ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट होने की वजह से, ज्यादा रिलीजिंग इफेक्ट होने की वजह से चार्ज कम होता है, और हम जानते हैं जैसे जैसे चार्ज कम होता जाएगा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होती जाएगी। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए एसिटल्डिहाइड और एसीटोन ज्यादा रिएक्टिव कौन सा है और क्यों? एक एल्डिहाइड है, एक कीटोन है, आप कहेंगे एसिटल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन एसीटोन, क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन पे सारे के सारे मेरे साथ लर्न करें, मेरे साथ बोलने का प्रयास करें, एल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है। पॉजिटिव चार्ज जितना ज्यादा होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना फास्ट होगा, उतना ज्यादा होगा। पहला फैक्टर। प्यारे बच्चों दूसरा फैक्टर होता है स्टेरिक हिंड्रेंस। सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस। अब स्टेरिक हिंड्रेंस किस प्रकार रिएक्टिविटी को अफेक्ट करता है? स्टेरिक हिंड्रेंस सेकेंड फैक्टर है। स्टेरिक हिंड्रेंस सेकेंड फैक्टर इज स्टेरिक हिंड्रेंस, मतलब स्टेरिक हिंड्रेंस में हम ये कह सकते हैं आर ग्रुप यहां पर कॉमन होता है। न्यूक्लियोफाइल जब भी आता है तो बैक साइड से आता है, हमेशा न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से आता है। ये न्यूक्लियोफाइल आया और बैक साइड से आया। बैक साइड से क्यों आता है? उसका रीजन है क्योंकि यहां पर तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, अगर ये फ्रंट साइड से आया तो इसमें रिपल्शन होता है। तो याद रखेंगे न्यूक्लियोफाइल जो आता है वो पीछे की साइड से आता है। अब ऊपर एक बड़ा ग्रुप लगा हुआ है तो यहां से तो वो आ नहीं सकता, लेकिन नीचे हाइड्रोजन सबसे छोटा एटम है, आसानी से आके ऐड हो सकता है। तो यहां पर ये था आपके पास कार्बोनिल का कार्बन, हाइड्रोजन ग्रुप छोटा होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल आएगा और आसानी से आके यहां पर ऐड हो जाएगा, आसानी से। एक सीट है बस के अंदर, उस पे 2-3 छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, तो बाहर से कोई भी बच्चा आएगा या बड़ा आएगा और वहां पर आकर आसानी से एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि बच्चों का साइज छोटा है तो वो उसे रुकावट नहीं करेंगे, वो उसका हिंड्रेंस कम प्रोवाइड करेंगे। अब कीटोन्स में क्या होता है? ये रहा न्यूक्लियोफाइल, अब जैसे ही कीटोन्स में बैक साइड से ये न्यूक्लियोफाइल आने की कोशिश करेगा, ऊपर भी बड़ा ग्रुप है, इधर भी बड़ा ग्रुप है, तो ये आसानी से निकल नहीं पाएगा, ना तो नीचे से ना ऊपर से, आसानी से ना तो ऊपर की साइड से ना नीचे की साइड से निकल नहीं पाएगा। इसका मतलब यहां रुकावट होगी दोनों तरफ से, मतलब यहां पर हिंड्रेंस होगा दोनों तरफ से। साइंस वर्ड रुकावट के लिए है हिंड्रेंस, स्टेरिक हिंड्रेंस। तो यहां पर क्योंकि ऊपर से भी रुकावट होगी, नीचे से भी रुकावट होगी, तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं हो पाएगा। तो हिंड्रेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, रुकावट जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, एडिशन उतना कम होता जाएगा। स्टेरिक हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। या आप कह सकते हैं साइज जैसे जैसे ग्रुप का बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे ग्रुप का साइज बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी कम होती जाएगी। एक सीट पर 3 बड़े बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा आके उनके बीच में एडजस्ट होना चाहता है, तो वो तीनों बच्चे क्योंकि उनका साइज बड़ा है तो एडिशन जल्दी से नहीं हो पाएगा। साइज बड़ा, रुकावट ज्यादा, हिंड्रेंस ज्यादा, रिएक्टिविटी कम, एडिशन कम। तो साइज बढ़ता जाएगा तो आप ये कह सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होता जाएगा। अब आप समझ जाओ, एल्डिहाइड में इस हाइड्रोजन की वजह से एक तरफ से क्योंकि साइज छोटा होता है तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा होती है। तो दूसरा फैक्टर भी ये कहता है एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव, क्योंकि साइज छोटा होता है एल्डिहाइड में, हाइड्रोजन की वजह से एक साइड से
एटम का साइज ग्रुप का साइज छोटा होता है, स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है और एडिशन रिएक्शन ज्यादा होती है। तो अब आप 2 लाइनों में आंसर लिखिए। क्वेश्चन है वाई आर एल्डिहाइड्स मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स। एल्डिहाइड्स कीटोन से ज्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं? तो आप सीधा सीधा आंसर लिख सकते हैं। क्या आंसर लिखेंगे? क्योंकि एल्डिहाइड पे कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज ज्यादा होता है, इसीलिए रिएक्टिविटी ज्यादा होती है। दूसरा आप लिखेंगे स्टेरिक हिंड्रेंस। एल्डिहाइड में एक साइड पे हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, साइज छोटा होता है ग्रुप का एटम का, हिंड्रेंस कम होता है, रुकावट कम होती है और एडिशन ज्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं बच्चों, एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स बिकॉज ऑफ 2 फैक्टर्स। क्योंकि एल्डिहाइड के कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज ज्यादा, जितना ज्यादा चार्ज होगा एडिशन उतना फास्ट होगा। एल्डिहाइड में एक तरफ H होता है, कीटोन में दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप होते हैं, बड़े ग्रुप होते हैं। H छोटा ग्रुप होने की वजह से रुकावट कम होती है, साइज छोटा होता है, हिंड्रेंस कम होता है और एडिशन फास्ट होता है और आसानी से होता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको तैयार करना है, इसको आपको अच्छे से लर्न करना है। अब आपसे क्वेश्चन आ गया कि अरेंज द फॉलोइंग in the increasing order of reactivity. Arrange the following in the increasing order of reactivity. Arrange the following in order of reactivity. In order of reactivity. Number 1 formaldehyde. Number 1 formaldehyde. Number 2 acetaldehyde. Number 2 acetaldehyde. Number 3 एसीटोन। फटाफट आप सभी इसका आंसर देने का प्रयास करें। बताओ न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के प्रति इन तीनों को बढ़ते हुए रिएक्टिविटी के क्रम में अरेंज करना है। 2 हेडिंग डालेंगे। रिएक्टिविटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करती है। पहला फैक्टर कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज जितना ज्यादा होगा और दूसरा फैक्टर एटम का साइज जितना छोटा होगा, कार्बोनिल के चारों तरफ एटम का साइज जितना छोटा होगा, हिंड्रेंस उतना कम होगा, रिएक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। यहां पर आप देखेंगे दोनों एटम छोटे हैं, दोनों एटम छोटे हैं। यहां पर एक ग्रुप बड़ा है, एक ग्रुप बड़ा है। यहां पर आप देखेंगे दोनों ग्रुप बहुत बड़े हैं, दोनों ग्रुप बड़े हैं। तो आप ये कह सकते हैं साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हिंड्रेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन रिएक्टिविटी या रिएक्टिविटी। अब जैसे जैसे यहां पर साइज सबसे छोटा साइज, यहां बड़ा, यहां दोनों तरफ बड़ा, साइज ऑफ द ग्रुप और एटम बढ़ता जाएगा, साइज बढ़ता जाएगा, हिंड्रेंस बढ़ता जाएगा, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कम होती जाएगी। वैसे भी ये कीटोन है और ये दोनों एल्डिहाइड हैं, तो आप जानते हैं दूसरा फैक्टर आप लगाएंगे चार्ज और किस पर? ऑन कार्बोनिल कार्बन। आप जानते हैं इन दोनों के कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज ज्यादा होगा क्योंकि ये दोनों एल्डिहाइड हैं। तो चार्ज ज्यादा होने की वजह से कीटोन से दोनों की रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। नंबर 1 क्योंकि दोनों के कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज ज्यादा है, पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर देख के आप पहचान जाओ, यहां पर आपके पास 2 छोटे ग्रुप हैं, यहां पर एक छोटा ग्रुप है, यहां पर 2 छोटे ग्रुप हैं, साइज छोटा है, हिंड्रेंस कम है, एडिशन रिएक्शन ज्यादा है। तो हम कहेंगे इसकी रिएक्टिविटी नंबर 1 होगी, हिंड्रेंस कम होने की वजह से, चार्ज ज्यादा होने की वजह से। इसकी रिएक्टिविटी नंबर 2 पे होगी
और इसकी रिएक्टिविटी नंबर 3 पर होगी। यहां पर चार्ज भी कम होगा क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसे दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हुए हैं, चार्ज को कम करेंगे, काफी कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, तो यहां पर चार्ज भी मिनिमम होगा और दो बड़े ग्रुप्स लगे हुए हैं जिनका साइज बड़ा है तो हिंड्रेंस ज्यादा होगा और एडिशन कम होगा। तो इसका मतलब एसीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी, एसीटोन की रिएक्टिविटी सबसे कम होगी और फॉर्मल्डिहाइड की रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी। आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन पूछा जाता है टेल द मोस्ट रिएक्टिव एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो बेटा कीटोन तो कभी मोस्ट रिएक्टिव हो ही नहीं सकता क्योंकि चार्ज कम होता है, हिंड्रेंस ज्यादा होता है। एल्डिहाइड ही रिएक्टिव ज्यादा होंगे और एल्डिहाइड में भी सबसे ज्यादा जो रिएक्टिव होगा वो फॉर्मल्डिहाइड होगा क्योंकि उसके कार्बोनिल के कार्बन पे चार्ज सबसे ज्यादा होता है, उसके पास दोनों तरफ छोटे एटम होते हैं, साइज छोटा होता है, हिंड्रेंस कम होता है, रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। आज के पूरे कॉन्सेप्ट को आप यहीं तक फेयर नोट्स बनाएंगे और अब ये चैप्टर फुल फ्लेज तरीके से एक्सपेंड होने वाला है। साथ के साथ रिकॉर्ड करते रहें, फेयर नोट्स बनाते रहें। 10 में से 10 नंबर लाना हमारा और आपका टारगेट है। धन्यवाद।